Hello dear students, how are you? I hope you are okay. Today we are doing 8th class topic industries. It's very important topic क्योंकि ये आपके up to 10 तक आएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले कहा था, इन SST no need to go line to line. SST समझने वाली चीज़ है, फिर आपको इसके आंसर लिखने हैं अपने माइंड से, ठीक है। अब ये देखो इंडस्ट्रीज, सबसे पहले इंडस्ट्रीज क्या होती है ये आपको पता ही है। इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री, उद्योग, ये अलग अलग चीज़ों की होती है, वो जो किसी एक काम के लिए होती है। अब जैसे कि टॉयज़ की इंडस्ट्री है, उसमें क्या बनते हैं, खाली टॉयज़ बनते हैं, ठीक है। कपड़े की इंडस्ट्री है, उसमें खाली कॉटन के कपड़े बनते हैं। एक सिल्क इंडस्ट्री है, उसमें खाली सिल्क बनते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी एक ऐसी चीज़ की बनती है जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है। इंडस्ट्रीज़ बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, ओके। ये अपन इस लेसन में सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये हो गया ना इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के कितने मेन सेक्टर है, 3 मेन सेक्टर है। अब ये देखो बहुत ईजी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। 3 मेन सेक्टर, सबसे पहले क्या है, प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टेरिटरी। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, यानी जो चीज़ हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। उसको मतलब उसके लिए या उस चीज़ को मतलब प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कोल है, वो कहाँ, माइन, जो कोयले की खानें होती है, माइंस होती है, आपको पता है ना। उसमें क्रॉप प्रोडक्शंस, फसल है। अब आप तो ये कह दोगे कि मैडम हमारे घर में तो गेहूँ नहीं उगते, लेकिन आप गेहूं के बीज डालते हो खेतों में, फिर आपकी वो फसल ग्रो होती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन ये भी हो गया ना, प्राइमरी हो गई, ये अपने को मतलब डायरेक्टली फ्रॉम नेचर मिलता है, ठीक है। अब सेकेंडरी मोटा मोटी ये देखो इसी के अपोजिट हो गया। जो चीज़ अपने को नेचर से मिलती है उस चीज़ को सुधार करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको एक हिसाब से क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो चीज़ नेचर से मिलती है उस चीज़ को अपन काम के लायक बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, अब यहाँ पे देखो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, ये क्रॉप प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन, अब गेहूँ खेत में हुए तो आप डायरेक्टली गेहूँ तो नहीं खाते ना, गेहूँ की कटाई होती है, फिर वो दैट छानते, वीविंग वाला सिस्टम चलता है, फिर उसको पीसते हैं, आटा बनाते हैं, फिर अपन रोटियां बनाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, अगर आपसे ये गेहूँ पूछे कि गेहूँ कौन से सेक्टर में आता है, क्रॉप प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में आ गया, तो वो क्या है, प्राइमरी। और जो ये हो गया मतलब ये wheat is pounded to make into flour, ये हो गया, ये थ्रेड। अब आपके जूट प्रोडक्शन होता है, जूट मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना। कॉटन है, सॉरी जूट प्राइमरी है, कॉटन है वो प्राइमरी है, लेकिन डायरेक्टली कॉटन से पहले थ्रेड बनते हैं, फिर यार्न बनते हैं, फिर उनके क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से फैक्ट्री इसमें आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब ये देखो लास्ट है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर ये हो गया इंस्टीड ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंस्टीड में। ये देखो जैसे कि अब इनकी इंश्योरेंस हो गई, इंश्योरेंस किस चीज़ का करवाओगे आप, भाई खेत है आपका, ठीक है ना। जैसे कि खेत में आपको ये डर है कि आग लग सकती है, बाढ़ पड़ सकती है, आपके 3 करोड़ का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन होने वाला है, लेकिन अगर कोई नुकसान हो सकता है तो आप अपने उस क्रॉप का इंश्योरेंस करवा लो। तो अगर इंश्योरेंस करवाने से उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, अगर उस बिहाफ पे अगर आपके नुकसान होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनीज देगी, गाड़ी की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस है, जो सिक्योरिटी है, ये टेरिटरी सेक्टर में आ जाती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो गया कि जिसमें मतलब जो सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग तो सबको पता है ना, मैन्युफैक्चर होना, बनना, ठीक है। अब इस बिहाफ पे जैसे पहले अपन ने ये पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स, 3 मेन सेक्टर कौन कौन से हो गए वो पढ़ ही लिया।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ पे फिर इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया। उनमें किस किस बेस पे क्लासीफाई किया गया, ये देखो। बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग बेस पे क्लासीफाई करवाया गया वो 3 टाइप के हैं, ठीक है। कौन कौन से? बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ साइज और बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो अब अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे ये क्या है, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो यानी समझ में आ जाना चाहिए, ये आप बहुत इजी है, ठीक है। एग्रो यानी एग्रीकल्चर। तो इसका जो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल वाला है, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो क्या हो गया, यानी जो चीज़ हमें खेती से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है, कुछ इंडस्ट्रीज उसके बेस पे होती है, वो है। वो कौन कौन सी है, अब ये देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, दूध, दही, चाय पत्ती, ये हो ही गया, ठीक है। फिर फूड प्रोसेसिंग, फूड वाला भी पता है, बताया था मैंने आपको। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल भी कॉटन, वो कॉटन वाले जो होगा प्रोडक्शन, तभी तो ये बनेगा, इसलिए वेजिटेबल ऑयल, सब्जियां होगी तभी तो उनका ऑयल निकलेगा। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रो बेस्ड। अब नेक्स्ट क्या है, मिनरल बेस्ड। मिनरल क्या हो गया, जो अपने को प्रकृति, नेचर के थ्रू मिलता है, उसको अपन बनाते हैं। वो जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, जो आयरन है, जो लोहा है, वो अपने को जो नेचर से मिलता है वो आयरन ओर ही तो मिलता है ना। फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाने के बाद में ये बनता है। तो ये क्या हो गया, अगर आयरन ओर नहीं होगा तो आयरन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, इसलिए ये क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। अब जैसे कि इसमें क्या हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग का जो मटेरियल है ये भी यही है, मिनरल्स में, उस टाइप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैराइन यानी समुद्र का किनारा, नदी का किनारा। अब नदी के किनारे पे आप सोचो कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है ना। सी फूड यानी समुद्र से जो फूड आइटम्स होते हैं वो। दूसरा फिश ऑयल, फिश कहाँ से पकड़ेंगे, खेतों में तो फिश मिलेगी नहीं ना, फिश के लिए तो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज चाहिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट कौन सी है, फॉरेस्ट बेस्ड, यानी वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से बेस्ड है किस पे, फॉरेस्ट पे। लाइक पेपर, पेपर एंड पल्प, ये आपको पता है। फर्नीचर, फर्नीचर है, ये भी कैसे पता है। कंस्ट्रक्शन, ये भी पता है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी अपने को जो जो चीज़ें चाहिए, या फर्नीचर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, वो अपने को कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। तो ये जो हो गए, ये क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वाला पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इसमें भी क्या है, साइज के हिसाब से भी देखो, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल पता ही है, जिसमें मतलब फंड कम लगता है, खुद की इंडस्ट्री हो जाती है, छोटे स्तर पे काम होता है, प्रॉफिट भी ठीक होता है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जिनकी नुकसान सहने की, जो गांव में है जहां फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जहां पे जिस चीज़ की फैसिलिटी मिले उसी चीज़ की तो इंडस्ट्री बनेगी ना। अब आप गांव में अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री खोल के बैठ जाओ जिसमें आपको मैराइन बेस्ड हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप कोई छोटी स्केल का खोल सकते हो, लेकिन अगर फंड नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट देती है आजकल, तो आपको डेवलप करने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल स्केल जो गांव में बनती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर कोई पूछा जाए तो ये क्या है, ये इंडस्ट्री विलेज बेस्ड है। इस इंडस्ट्री में जो कैपिटल है वो ज़्यादा नहीं होता है। अगर इन केस आप अपने बिजनेस में फेल होते हो तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये विलेज में क्या है, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, विलेज इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट्स यानी जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कई बार आप देखते हो ना हाथ से बनाई हुई अगरबत्तियाँ आती है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही आती है। अब ये क्या है, मॉडर्न स्मॉल स्केल। अब ये है कि आप गांव में नहीं हो, शहर में हो, लेकिन आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन वही है, तो वहाँ पे आपको रबड़ की और प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स की जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो बना सकते हो। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से इनकी इंडस्ट्री को डेवलप करने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, जो मशीन्स होती है वो भी ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो ये स्मॉल स्केल में आ गए, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर है
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल में जिसमें क्या होता है, आपको इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए जगह भी बहुत बड़ी चाहिए, जो मशीनें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होते हो, सपोज करो आपके उसमें नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होता है तो आपको फिर जो नुकसान होता है वो भी करोड़ों में होता है और जो फ़ायदा होगा वो भी करोड़ों में हो गया। तो ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक। ये अब ये देखो, इसको जो क्लासिफाई किया गया है इसके भी तीन ही है, ठीक है। एक क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर, और सेकंड में इसी का जो पार्ट है, इसका पार्ट कौन सा है, सेकंड वाला, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और फिर इसी का थर्ड पार्ट है जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। और इसी का है फिर कोऑपरेटिव सेक्टर, फोर्थ। कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसके भी ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप के भी, यानी मालिकाना हक के हिसाब से भी देखें तो इसके भी चार पार्ट है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कॉर्पोरेशन सेक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर। हाँ, लिखा तो मैंने कोऑपरेटिव ही है, कोऑपरेटिव सेक्टर। और पहले जो पढ़ा था, इसके पहले क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज में पता ही है, स्मॉल स्केल, फिर मॉडर्न स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। एक था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के भी चार थे, ये भी अपन ने पढ़ लिया, एग्रो बेस्ड, मैराइन वाला, फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कौन कौन से हैं और इनमें क्या आता है, ये आपको मैं और क्लियर, हाँ। तो ये अब अपना ये चल रहा था। अब ये देखो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, जिसमें खुद एक ऑनर रहे, जैसे कि कोई स्कूल है, अब स्कूल के ऑनर खुद है तो स्कूल क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, रूल तो होते हैं, रोल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे रिलायंस, अब कई बार अपन बोलते हैं ना, अंबानी की औलाद है क्या, यानी अंबानी कौन है, रिलायंस का हेड है, यानी रिलायंस कंपनी का जो सिंगल ऑनर है, एक ही ऑनर है, वो कौन है, अंबानी। तो रिलायंस क्या है, प्राइवेट सेक्टर। टाटा का भी एक सिंगल ऑनर है, मालिक है, तो वो क्या है, प्राइवेट। अब है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, यानी ये जो ऑपरेट किया जाता है ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होता है, उसकी जो एजेंसीज रहती है, ब्रांचेज रहती है, उसके थ्रू ऑपरेट होता है। तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल, सेल, BHEL एक्सेट्रा। तो सेल क्या हो गया, ये देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उसको स्टील को बनाता तो ये है टाटा वाला, लेकिन इसको जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये किसका काम हो गया, ये है पब्लिक सेक्टर का। थर्ड क्या है, जॉइंट सेक्टर, यानी जिसमें आपको बेटा सब कुछ नाम से क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप, प्राइवेट यानी एक ही आदमी ऑनर होना, पब्लिक यानी गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज, ये जॉइंट यानी इन दोनों को जॉइंट कर दो। मैनेज बाय जॉइंट ओनरशिप, यानी पब्लिक मतलब कुछ चीज़ गवर्नमेंट मैनेज करती है और कुछ चीज़ जो ऑनर रहता है वो मैनेज करता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। इन फिर फोर्थ कौन सा है, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर यानी ये क्या हो गया, इसमें सब कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, मिल के चलते हैं, वो हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैनेज बाय प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेज क्या करते हैं, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर ये जो रॉ मटेरियल है ये आएगा उसी को तो मैनेज करेंगे। फिर वर्कर्स काम करेंगे एक दूसरे की, ये हेल्पिंग नेचर होता है, तब ये हो गया। अब ये क्या है, अमूल। अब अमूल का दूध आता है, लेकिन दूध कहाँ से आता है, गांव से आता है, ठीक है। तो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले तो इनकी आ जाती है, ये दूध ला के देते हैं। दूध लाने के देने के बाद में वर्कर्स वो दूध का दही भी बनाते हैं,
मिल्क पाउडर भी बनता है, वो अलग अलग जो होते हैं ना श्रीखंड वगैरह अमूल के ये प्रोडक्ट्स है ये बनते हैं, फिर ये मार्केट में सप्लाई होते हैं। ये हो गया लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ का भी यही है, पहले बेसन आता है, फिर जो वर्कर्स होते हैं वो पापड़ बनाते हैं। और वैसे ये जो पापड़ इंडस्ट्रीज़ है ना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है, लिज्जत तो बड़ी कंपनी है। तो इस तरीके से अपन ने ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। हर चीज़ की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि भाई आपको जो चीज़ करनी है, जिस चीज़ की इंडस्ट्री लगानी है, उसका रॉ मटेरियल आपके आसपास में इजीली मिलना चाहिए। वर्कर तो हर इंडस्ट्री में चाहिए जहाँ पे मजदूर भी आपको इजीली मिल जाए, आप अपने सामान को इजी ट्रांसपोर्ट कर सको, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सको। तो आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री करो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी रहे, ज़मीन रहे, पावर रहे, या पावर यानी बिजली, वो पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए अपने को, लेबर रहे, कैपिटल रहे, भाई फंड तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, और मार्केट रहे। अब आप गर्मियों में कोई ये सर्दियों के कपड़ों की इंडस्ट्री कर लोगे तो वो थोड़ी चलेगी। लेकिन अगर यही इंडस्ट्री आप उस साइड में करते हो जम्मू कश्मीर में, तो वो 24 घंटे चलती है, 12 महीने चलती है। तो यही चीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया, लेबर है, कैपिटल है, मार्केट है। ये फैक्टर्स जब अपने सूटेबल हो तो ही कोई इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो ये अपना 8th क्लास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रीज़ ये शुरू हुआ है, इसके कितने डिवाइड हुए हैं, किस हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके वो जो सूटेबल है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।